हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इन माय लास्ट लेक्चर आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेरा टॉपिक चल रहा था, राइट। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इवन आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। इसके बाद माय अनदर टॉपिक इज व्हाट? My another topic is transport of CO2. So listen carefully about the transport of CO2. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट से CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से स्टार्ट करते हैं, लिसन केयरफुली। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की, तो यहां पे 70% CO2 जो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। वहीं 20 to 25% CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ, या यू कैन से 20-25% CO2 ट्रांसपोर्ट विद RBC। 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ कैरी करती है, लेकिन 20 से 25% CO2 जो कैरी करती है वो आरबीसी के साथ कैरी करती है। तो 20 से 25% CO2 कैरी विद आरबीसी, जबकि 97% ऑक्सीजन आरबीसी के साथ कैरी करती है। वहीं 7% CO2, राइट, 7% CO2 जो है दैट कैरी इन डिसॉल्व्ड प्लाज्मा। 7% CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? डिसॉल्व्ड प्लाज्मा। जबकि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का ओनली 3% ट्रांसपोर्ट, द 3% ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा। सो इफ यू कंपेयर बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट, तो यहां पे देखिए 7% CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा, but in case of oxygen only 3% of oxygen transport in the form of dissolved plasma. It means अगर देखा जाए तो CO2 7% है, ऑक्सीजन 3% है। तो यहां पे दोनों में आप कंपेयर करके देखिए तो यहां पे CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा है, राइट। तो ये बात जो इंडिकेट करती है वो ये इंडिकेट करती है द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज हायर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी से ज्यादा CO2 की सॉल्युबिलिटी होती है, इसलिए 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा एंड 7% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड प्लाज्मा। आर यू गेटिंग? तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में किस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में किस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो यहां पे 70% CO2 बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। एग्जैक्टली क्या होता है यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 कहां से रिलीज होती है? बॉडी के टिश्यूज से, सेल्स से, राइट। ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यूज में सप्लाई होती है, वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है और फिर वहां से CO2 रिलीज हो जाती है। वो CO2 जो रिलीज होती है वहां पे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इवन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इवन लो pH। ये काम किस पे होता है? हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पे, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे। ये सारी कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो एट द साइट ऑफ टिश्यू, एट द टिश्यू की साइट पे एग्जैक्टली क्या होता है कि जो CO2 है, दिस CO2 विल बी एंटर्स इनटू द RBCs। ये RBCs में एंटर करती है, रेड ब्लड सेल में एंटर करती है और CO2 कंबाइंड होती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आपने पहले भी नाम सुना होगा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये RBCs के पास ये एंजाइम होता है। CO2 यहाँ पे RBCs
के पास एंटर करती है और CO2 कंबाइंड होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, राइट, ये CO2 इसके साथ कंबाइन होता है और बनाता है कार्बनिक एसिड H2CO3। उसके बाद ये H2CO3 सेम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये H2CO3 यानी कि जिसको आप कार्बनिक एसिड कहते हैं, ये कार्बनिक एसिड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन पूरी तरीके से इरिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये यहां पे एट द साइट ऑफ टिश्यू जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ता है तो यहां पे CO2 कंबाइन होता है वाटर के साथ और यहां पे H2CO3 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। और कार्बनिक एनहाइड्रेज की एंजाइम की प्रेजेंस में जब ये कार्बनिक एसिड बनता है, फिर ये कार्बनिक एसिड हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 में ब्रेक हो जाता है। तो ये जो HCO3 है दिस इज कॉल्ड, राइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी की फॉर्म में CO2 जो है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। अब ये जो HCO3 है, इस HCO3 का क्या होगा? दिस HCO3, राइट, ये HCO3 RBC से निकल के अब कहां जाएगा? प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। HCO3 एंटर्स इनटू ब्लड प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा में ये एंटर कर जाएगा। फिर वही ब्लड जब लंग्स के पास जाएगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो सिंपल सा प्रोसेस है। 70% CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, राइट। CO2 कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड ये बनाता है कार्बनिक एसिड H2CO3। वही जो कार्बनिक एसिड है, राइट, दैट विल फर्दर ब्रेक, तो कार्बनिक एसिड फर्दर ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन HCO3 को रिलीज करता है और यही HCO3 RBC से निकल के डिसॉल्व प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा से ब्लड में, राइट। तो ब्लड के थ्रू फिर ये कहां जाएगा? लंग्स में। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो जाता है और ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एट द साइट ऑफ टिश्यू ये होता है, लेकिन जैसे ही ये बाइकार्बोनेट लंग्स के पास आता है तो क्या होता है? एट द साइट ऑफ एल्वेओलाई, साइट ऑफ एल्वेओलाई, तो एट द साइट ऑफ, अगर एल्वेओलाई की मैं बात करूं तो यहां पे एट द साइट ऑफ एल्वेओलाई दिस प्रोसेस विल बी रिवर्स। ये जो HCO3 जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट था, राइट, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लंग्स में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहता है। तो उस पे HCO3 जो है अगेन एंटर्स इनटू द RBCs में एंटर करता है और फिर से हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होके फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसके लिए भी कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही चाहिए, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये फिर से H2CO3 बनाएगा और ये H2CO3 फिर से डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में एंड CO2 में, और यहां पे भी कार्बनिक एनहाइड्रेज की रिक्वायरमेंट होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। तो टिश्यू पे ऐसा होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, राइट, और एल्वेओलाई में जाके फिर वो CO2 लंग से बाहर निकल जाता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस इज अबाउट द CO2 ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। अब बात करते हैं 7% CO2 तो जो है डिसॉल्व प्लाज्मा में जाती है, 20 से 25% CO2 RBCs के साथ कैरी होता है। CO2 भी ऑक्सीजन की तरह, राइट, हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के पास CO2 को बाइंड कराने की भी एफिनिटी होती है। CO2 also having the binding affinity with the hemoglobin। तो यहां पे हीमोग्लोबिन के साथ ही ये CO2 बाइंड करेगा, राइट, जब ये RBC के साथ कैरी करेगा। तो यहां पे another point is, right, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद RBC के साथ किस तरीके से CO2 का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो CO2 किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगी विद RBC, यू मस्ट अंडरस्टैंड, देखिए प्लीज। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद RBC, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विद RBC। ये जो CO2 है RBCs में जो हीमोग्लोबिन है ये उसके साथ बाइंड करती है। दिस CO2 विल बाइंड विद द हीमोग्लोबिन, राइट, हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप के साथ बाइंड करता है, राइट। हीमोग्लोबिन
में जो पेप्टाइड है, पेप्टाइड के एमिनो ग्रुप के साथ ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो आरबीसीज के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर? किस तरीके से? तो ये पॉइंट आप लिखिएगा, CO2 बाइंड्स विद एमिनो ग्रुप, CO2 एमिनो ग्रुप के साथ बाइंड करता है, एमिनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के एमिनो ग्रुप के साथ CO2 जो है वो बाइंड करता है। आर यू गेटिंग ऑन? इज दैट क्लियर? और वो बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो यहां पे हीमोग्लोबिन के साथ जब CO2 बाइंड करेगा तो यहां बनेगा ये जो SbCO2 है, यानी कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन यहां पे बनता है। तो यहां पे CO2 अमीनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, राइट। ये कहां बनता है? एट द साइट ऑफ टिश्यू। भाई ये प्रोसेस कहां होगा? टिश्यूज पे, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है। लेकिन दिस प्रोसेस कैन आल्सो रिवर्स, ये प्रोसेस रिवर्स भी होता है बट एट द साइट ऑफ लंग्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बाद में डिसोसिएट भी हो जाता है, राइट। हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, CO2 अलग निकल जाता है, राइट। और ये कहां होता है? ये एट द साइट ऑफ लंग्स। तो लंग्स में ऐसा होता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो 20 से 25% इस तरीके से कैरी होता है CO2 और 70% मैं आपको बता चुका हूं बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। Is that clear? CO2 combined with water molecule in the presence of carbonic anhydrase and form carbonic acid. Further, that carbonic acid will dissociate into the hydrogen carbonate and hydrogen ion. That hydrogen carbonate will release from the RBC and enter into the blood, right? When the blood will release to the lungs, so the process will be reverse, right? तो ये चीजें हैं यहाँ पे, और ये ट्रांसपोर्ट होता है 20 से 25% CO2। तो इस तरीके से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी के साथ CO2 ट्रांसपोर्ट इज डन। इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहां पे देखिए प्लीज, अनदर प्रोसेस इज, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद अनदर, राइट, देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। लिसन केयरफुली। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर प्रोसेस दैट यू कॉल्ड हैमबर्गर्स फिनोमिनन। हैमबर्गर्स फिनोमिनन, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हैमबर्गर्स फिनोमिनन। हैमबर्गर्स फिनोमिनन, तो हैमबर्गर्स फिनोमिनन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? अगर हम हैमबर्गर्स फिनोमिनन की बात करें तो यहां पे हैमबर्गर्स फिनोमिनन क्या है? हैमबर्गर्स फिनोमिनन को आप क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो बी नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। तो याद रहे, ये जो हैमबर्गर्स फिनोमिनन है या ये जो क्लोराइड शिफ्ट है, जनरली ये कहां टेक प्लेस करता है? एट द टिश्यू लेवल। ये बात आपको याद रखनी है, एट द टिश्यू लेवल, राइट, एट द टिश्यू लेवल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसमें एग्जैक्टली इसको हैमबर्गर्स फिनोमिनन इसलिए बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैमबर्गर्स। क्लोराइड शिफ्ट इसको क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और ये कहां पे टेक प्लेस करता है? एट द टिश्यू लेवल। इसमें जनरली एग्जैक्टली क्या होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन दिस केस व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, तो इसको आप हैमबर्गर्स फिनोमिनन बोलते हैं या फिर इसको आप क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। तो इस हैमबर्गर्स फिनोमिनन में या फिर इस क्लोराइड शिफ्ट में एग्जैक्टली होता क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। इन दिस केस व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, तो यहां पे हैमबर्गर्स फिनोमिनन और क्लोराइड शिफ्ट में देखिए, और ये टिश्यू लेवल पे होता है। टिश्यू लेवल पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, ये जनरली तब टेक प्लेस करता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टिश्यू लेवल पे क्या होता है, राइट। टिश्यू लेवल पे जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, राइट, तो CO2 कंबाइंड विद वाटर फॉर्म कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वही कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंड इवन हाइड्रोजन आयन में। तो वहां पे जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है
वो आरबीसी को रिलीज कर देता है, आरबीसी से रिलीज होके ब्लड प्लाज्मा में एंटर कर जाता है। इसी को हैमबर्गर्स फिनोमिनन कहते हैं। सिंपल याद रहे, हैमबर्गर्स फिनोमिनन में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज फ्रॉम आरबीसी, राइट, रेड ब्लड सेल। ये आपके पास रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड के सेल के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है। इस रेड ब्लड सेल्स पे ही CO2 वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बनाता है H2CO3 और H2CO3 जो है डिसोसिएट हो जाता है HCO3, राइट, प्लस हाइड्रोजन आयन। इज दैट क्लियर? और यहां पे ये जो HCO3 है ये यहां से इस आरबीसी से, दिस इज कॉल्ड आरबीसी रेड ब्लड सेल, और इससे रिलीज होके कहां जाता है, ब्लड प्लाज्मा में। तो बाहर क्या होगा इसके, ब्लड प्लाज्मा। सो दिस HCO3 विल कम आउट फ्रॉम द आरबीसीज एंड एंटर्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा। तो जैसे ही ये HCO3 ब्लड प्लाज्मा में आएगा तो आयनिक बैलेंस के लिए यहां पे आरबीसीज में क्लोराइड आयन एंटर कर जाएगा। तो एक तरफ से HCO3 आ रहा है ब्लड प्लाज्मा में, तो ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी में क्या जा रहा है, क्लोराइड आयन। इसे आप क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं या आप हैमबर्गर्स फिनोमिनन कहते हैं। तो देखिए क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर गया है, तो इसलिए इसको आप क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो HCO3 रिलीज फ्रॉम आरबीसी एंड एंटर्स इनटू द ब्लड प्लाज्मा। वो ब्लड प्लाज्मा में एंटर कर जाता है और एट द सेम टाइम, राइट, this HCO3 replaced by or exchanged by, right, chloride ion। तो chloride ion at the same time, दोनों पॉइंट आप इसमें रखेंगे, chloride ion enters into RBC। तो chloride ion RBC यानी कि रेड ब्लड सेल में एंटर कर जाता है, HCO3 रेड ब्लड सेल से ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। तो ये यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड आयन एंड HCO3 ये टेक प्लेस कर रहा है। इसको आप क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स इफेक्ट कहते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल और वेरी इजी। अनदर वन इज हाल्डेन्स इफेक्ट। हाल्डेन्स इफेक्ट पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, तो हाल्डेन्स इफेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एग्जैक्टली हाल्डेन इफेक्ट? हाल्डेन्स इफेक्ट ये भी बहुत आसान है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज, हाल्डेन्स इफेक्ट की बात करते हैं। तो ये हो गया हैमबर्गर्स फिनोमिनन। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाल्डेन्स इफेक्ट, राइट। एक पॉइंट और यहाँ पे आप लिखिएगा कि जो हैमबर्गर्स फिनोमिनन है टिश्यू लेवल पे होती है। क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होता है, ये HCO3 टिश्यू लेवल पे बन रहा है, तो क्लोराइड शिफ्ट और HCO3 का जो एक्सचेंज होता है बिटवीन आरबीसीज एंड ब्लड प्लाज्मा, हैमबर्गर्स फिनोमिनन या क्लोराइड अपशिफ्ट कहते हैं उसको, क्लोराइड शिफ्ट आप उसको कहते हैं, दैट टेक प्लेस एट द टिश्यू साइट, बट एट द लंग साइट और द एलोलाई साइट दिस विल बी रिवर्स एंड वेयर इट विल कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। याद रखिएगा, लंग्स में प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। जैसे ही प्रोसेस लंग्स में होता है इट विल बी रिवर्स, क्लोराइड बाहर आएगा, HCO3 अंदर जाएगा, दैट यू विल कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट एंड दैट विल टेक प्लेस एट द साइट ऑफ एल्वेलाई। ये पॉइंट भी लिखिएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हाल्डेन्स इफेक्ट, राइट। दिस इफेक्ट वाज गिवन बाय हाल्डेन, दैट्स व्हाई कॉल्ड हाल्डेन्स इफेक्ट। तो हाल्डेन्स इफेक्ट एग्जैक्टली क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो नेक्स्ट इज हाल्डेन्स इफेक्ट। हाल्डेन्स इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये जो हाल्डेन्स इफेक्ट है ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन का इफेक्ट है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की जो फॉर्मेशन होती है एट द साइड ऑफ लंग्स, यू नो वेरी वेल कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है वो लंग्स में बनता है। तो ये हाल्डेन्स इफेक्ट भी लंग्स की साइड पे ही देखा जाएगा। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हाल्डेन्स इफेक्ट क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का इफेक्ट है ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट। तो CO2 ट्रांसपोर्ट पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन का क्या इफेक्ट है उसे आप हाल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट, राइट। यू नो जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता रहता है लंग्स में, राइट, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन एट वन टाइम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड और वो एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन निकालता है।
याद रहे कि ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट वन टाइम एक्ट एज व्हाट, ये किसकी तरह एक्ट करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन? एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने बोला दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन CO2 ट्रांसपोर्ट। CO2 ट्रांसपोर्ट पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का किस तरीके से इफेक्ट होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, दैट यू कॉल्ड हार्लेंस इफेक्ट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, इट विल रिलीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन निकालता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट विल रिलीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। दिस हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद SCO3, राइट। एक पॉइंट आप और लिखेगा यहां पे, ये जो हार्लेंस इफेक्ट देखा जाता है एट द लेवल ऑफ एल्वेओलाई। ये क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं कि किस लेवल पे होता है, कहां होता है, एल्वेओलाई में होता है, टिश्यूज में होता है। हैमबर्गर्स में भी वो पूछ सकता है कि एल्वेओलाई में होता है, टिश्यू में होता है। तो हैमबर्गर्स इफेक्ट देखा जाता है टिश्यू लेवल पे, हार्लेंस इफेक्ट देखा जाता है एल्वेओलाई या लंग्स के लेवल पे, राइट। तो यहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड देन रिलीज हाइड्रोजन आयन। दैट हाइड्रोजन आयन विल कंबाइन विद SCO3 एंड फर्दर इट विल फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और एज यू नो वेरी वेल, दिस कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट इनटू वाटर एंड CO2। तो CO2 निकल गया। CO2 कहां निकलता है? लंग्स में जाके निकलता है ना, यू विल एक्सहेल दैट। तो यहां पे CO2 निकल गया, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ये आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, तो आपको आसानी से हार्लेंस इफेक्ट समझ आ जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हार्लेंस इफेक्ट, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी दिस दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो लिसन केयरफुली अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए प्लीज, माय नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। देखिए प्लीज, ध्यान दीजिए। अगर हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली इन केस ऑफ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, देखिए पहले तो मैं कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको, राइट। यू नो व्हाट, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो 12 to 14 टाइम्स पर मिनट। ये पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखिएगा। उसके बाद आई विल कम टू द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेट कितना बेटा? द ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट, मैं ह्यूमन अडल्ट की बात कर रहा हूं। ह्यूमन अडल्ट का जो ब्रीदिंग रेट है दैट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में, राइट, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो 12 से 16 यानी कि 12 to 16 टाइम्स होता है, जिसमें इंस्पायरेशन ड्यूरेशन होती है for 2 seconds and expiration जो ड्यूरेशन है that is for 3 seconds। ये भी याद रखिएगा। वहीं अगर हम ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन अडल्ट को कंपेयर करें, देखिए एक इन्फेंट का जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन अडल्ट। तो इन्फेंट का जो ब्रीदिंग रेट है, ये पॉइंट आपको लिखना है, ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का ब्रीदिंग रेट कितना होता है, दैट इज ह्यूमन इन्फेंट। एक इन्फेंट का ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 44 टाइम्स पर मिनट। दिस इज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। ये बात आपको याद रखनी है। तो कुछ ब्रीदिंग रेट के बारे में था। अब ये जो ब्रीदिंग रेट है, राइट, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, एंड इसको कंट्रोल करता है कुछ केमिकल रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, वो कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहां पे सबसे पहले आता है नर्वस रेगुलेशन और उसके बाद आता है केमिकल रेगुलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्वस रेगुलेशन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन के लिए यहां पे
देयर आर मेनली टू सेंटर्स। ब्रेन में दो सेंटर होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। और ये दो सेंटर कौन कौन से हैं? पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देयर आर टू सेंटर फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग रेट। और ये टू सेंटर्स कौन कौन से हैं? नंबर वन इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, नंबर टू इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो दूसरा कौन सा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। तो एक क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो अगर मैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात करूं तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां है? ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपने पढ़ा होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है इसमें दो नर्व ग्रुप होते हैं, राइट? इसमें वेंट्रल नर्व ग्रुप होता है एंड डोर्सल नर्व ग्रुप होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं इसको, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप भी बोलते हैं। सो देयर आर टू रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। वन इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको शॉर्टली आप बोलते हैं DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और दूसरा है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप को आप, ये दो सेंटर्स हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के भी दो डिवीजन है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और इसको शॉर्टली आप बोलते हैं VRG, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो डोर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो प्रेजेंट होता है, दिस इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल साइड पे होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डोर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? ये जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है या डोर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, ये न्यूरल सिग्नल भेजता है किसको? इट सेंड दी न्यूरल सिग्नल्स। ये न्यूरल सिग्नल्स को सेंड करता है एक्सपायरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स को एंड डायाफ्राम मसल्स को। और आपको पता होना चाहिए एक्सपायरेटरी इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम हेल्प्स इन इंस्पायरेशन मेनली, राइट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जनरली ये जो मेन सेंटर है इसमें डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाला ही है। ये जनरेट करता है एक रेस्पिरेटरी रिदम को, एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को जनरेट करने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? याद रहे, ये जनरेट करता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को। इज दैट क्लियर? जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है, जब आप रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव होता है और वो जनरेट करता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को। और इससे जो पास होने वाले सिग्नल है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, इससे जो पास होने वाले सिग्नल है, राइट, न्यूरल सिग्नल, इसके किसको पास होते हैं? डायाफ्राम को एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। तो ये जनरली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करके जनरेट करता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम को। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इससे जो सिग्नल पास होते हैं, न्यूरल सिग्नल, कहां जाते हैं इसके न्यूरल सिग्नल? आपको पता होना चाहिए। इसके जो न्यूरल सिग्नल जाते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम। ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डोर्सल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जनरेट नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, राइट? और ये न्यूरल सिग्नल किसको पास करता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को एंड डायाफ्राम को, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग में ये हेल्प करता है। दिस मेनली हेल्प इन नॉर्मल ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है ये। इज दैट क्लियर? वही वेंट्रल साइड पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, राइट? इससे जो न्यूरल सिग्नल निकलते हैं वो न्यूरल सिग्नल पास होते हैं जनरली किसको? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हेल्प्स इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वेंट्रल रेस्पिरेशन। तो ये जनरली फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए बना है। तो फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप
और यहां पे जो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द ब्रेन कॉन्सेप्ट। तो जब मैं ब्रेन के बारे में डिस्कस करूंगा, हाइंड ब्रेन में ही ये भी प्रेजेंट होता है आपका, क्या कहते हैं इसको, पोन्स, और पोन्स में प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। तो नेक्स्ट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। लिसन केयरफुली अबाउट दिस। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, प्लीज ध्यान देना। Pneumotaxic center. I'm going to discuss about pneumotaxic center. Please listen carefully about this. देखिए, pneumotaxic center. न्यूमोटैक्सिक सेंटर की मैं बात करूं तो जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, दिस सेंटर इज प्रेजेंट इन, लोकेशन क्या है, the location of this center is in pons. pons में ये सेंटर प्रेजेंट होता है जिसको आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, एंड द लोकेशन ऑफ दिस pons. जनरली pons कब काम करता है? pons आपका तब काम करता है जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब आप एक्सरसाइज मोड पे होते हैं या कोई स्ट्रीनियस फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, राइट? तो ये जनरली आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेंटर, राइट? और ये जो सेंटर है ये डायरेक्टली सिग्नल नहीं भेजता है, डायरेक्टली सिग्नल तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भेजता है। ये जो सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये जनरली किसको मॉडरेट करता है? इट मॉडरेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। याद रहे, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के थ्रू काम करता है, ये डायरेक्टली काम नहीं करता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो लोकेशन क्या है न्यूमोटैक्सिक सेंटर की? पॉन्स। ये किसको मॉडरेट करता है? मॉडरेट दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसको ये मॉडरेट करता है, उसके थ्रू काम करता है। तो मेन डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के हाथ में। याद रहे, तो मॉडरेट दी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मॉडरेट दी फंक्शन ऑफ, मॉडरेट दी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को ये जनरली मॉडरेट करता है। इज दैट क्लियर? और ये क्या करता है? ये कर देता है शॉर्ट द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है, घटा देता है। तो इंस्पायरेशन ड्यूरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन जो है वो घट जाती है। तो इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को इट रिड्यूसेस द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, ये इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को रिड्यूस करने का काम करता है, जिसको आप न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो लोकेशन क्या है? पॉन्स, राइट? डायरेक्टली काम नहीं करता है, इट मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड इट रिड्यूस द इंस्पायरेशन ड्यूरेशन। अगर इंस्पायरेशन ड्यूरेशन घटेगी, दिस इज द रिड्यूसिंग ऑफ इंस्पायरेशन ड्यूरेशन, इट मींस आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, इट मींस योर ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज। तो ये इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है और ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है। ये 2 पॉइंट याद रखेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, राइट? और क्या करता है ये इंक्रीज करता है, इंक्रीज दी ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट को बढ़ाने का काम करता है, इंस्पायरेशन ड्यूरेशन को घटाने का काम करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल कंट्रोल। तो यहां पे आपको 2 ही मेन बात याद रखनी है, वन इज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड अनदर वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसके बाद अनदर वन इज केमिकल रेगुलेशन। अब केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है? केमिकल रेगुलेशन के लिए मेन कौन कौन से सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो नेक्स्ट इज केमिकल रेगुलेशन। अगर हम बात करें केमिकल रेगुलेशन की, so there are 3 main centers for chemical regulation. Number 1 है
कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव एरिया। नंबर 2 है, नंबर 1 इज कीमोसेंसिटिव एरिया, नंबर 2 ऑर्टिक बॉडीज, एंड नंबर 3 कैरोटिड बॉडीज, राइट। सो 3 मेन सेंटर। कीमोसेंसिटिव एरिया कहां है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है। कीमोसेंसिटिव एरिया जो प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की तरह, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। तो दिस कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, राइट। एंड दिस इज एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के आसपास प्रेजेंट होता है और कंट्रोल करता है, आर यू गेटिंग और नॉट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इंड्यूस करने का काम करता है, इंड्यूस द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इंड्यूस द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कब इंड्यूस करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को, आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यू नो, जब ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसके लिए ये सेंसिटिव होता है। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, दिस इज सेंसिटिव, दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम एज क्वेश्चन, राइट, इन योर एग्जाम। तो ये एग्जाम में फ्रेम होने की चांसेस है, इसको आपको याद रखना है। तो यहां पे दिस कीमोसेंसिटिव एरिया, दिस इज सेंसिटिव फॉर व्हाट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, दिस एरिया सेंसिटिव फॉर, किसके लिए सेंसिटिव है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के लिए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के लिए, इन दोनों के लिए ये सेंसिटिव है, राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जब ये दोनों ब्लड में बढ़ेंगे, तो ब्लड में इन दोनों के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये इंड्यूस करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। ब्लड में CO2 का लेवल कब बढ़ता है, जब ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से ब्रीदिंग रेट फिर बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए, राइट। इज दैट क्लियर, CO2 का लेवल घटाने के लिए, राइट। तो यहां पे ये बात आपको याद रखनी है। यू नो, इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और concentration of CO2 and increasing hydrogen ion concentration that results to increase the rate and depth of breathing, इसकी वजह से increase rate and depth of breathing, तो breathing rate और depth of breathing दोनों बढ़ जाती है अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो। वहीं decreasing partial pressure of CO2 and hydrogen ion concentration results to decrease rate and depth of breathing। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो कीमोसेंसिटिव एरिया, दिस इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा adjacent to the respiratory rhythm center, induce the respiratory rhythm center, and this is very sensitive for, this is very important question, sensitive for partial pressure of CO2 and hydrogen ion concentration। Are you getting or not? इसके बाद हम बात करते हैं कैरोटिड बॉडी एंड ऑर्टिक बॉडी की। अब कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी भी केमिकल रेगुलेशन में रोल प्ले करती हैं, और ये कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी कहां प्रेजेंट होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, सो लिसन केयरफुली अबाउट दैट आल्सो। सो प्लीज ध्यान दीजिए। सो नेक्स्ट इज कैरोटिड बॉडी एंड ऑर्टिक बॉडी, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा अबाउट दिस, कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी भी कीमोसेंसिटिव एरिया की तरह काम करती है, राइट, बट इसकी लोकेशन अलग है। याद रहे। तो कैरोटिड बॉडी की हम बात करते हैं। कैरोटिड बॉडी, ये जो कैरोटिड बॉडी है ये भी कीमोसेंसिटिव है, दिस इज ऑल्सो कीमोसेंसिटिव, दिस इज कीमोसेंसिटिव सेंसिटिव, ये भी कीमोसेंसिटिव है क्योंकि इसमें कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो कीमो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट
भाई कीमो रिसेप्टर होंगे तभी तो कीमो सेंसिटिव होगी ना, तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो कीमो सेंसिटिव एरिया है वहां पे भी कीमो रिसेप्टर्स आप लिख सकते हैं। तो कीमो रिसेप्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये भी कीमो सेंसिटिव होता है और ये सेंसिटिव फॉर सेम जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, दिस इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों के लिए ये भी सेंसिटिव होता है कैरोटिड बॉडीज। तो ये जो कैरोटिड बॉडी है, दिस कैरोटिड बॉडी पोसेस ऑन ऑर्टिक आर्क। आपने टिश्यू ऑफ ओर्टा पढ़ा होगा, जो कि हार्ट के जस्ट ऊपर होता है, टिश्यू ऑफ ओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और ये ऑर्टिक आर्क है, दिस इज व्हाट ऑर्टिक आर्क। ये ऑर्टिक आर्क की अगर मैं बात करूं, इज दैट क्लियर, इस ऑर्टिक आर्क पे प्रेजेंट होती है ऑर्टिक बॉडीज, ऑर्टिक बॉडीज सॉरी कैरोटिड बॉडी, सॉरी मैं किसकी बात कर रहा था यहाँ पे, पहले ऑर्टिक बॉडी की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कैरोटिड बॉडी हेडिंग डाल दी यहाँ पे, बट वी हैव टू करेक्ट इट। ऑर्टिक बॉडीज है ना, ऑर्टिक आर्क पे प्रेजेंट होती हैं। लोकेशन क्या है, ऑर्टिक आर्क। ऑर्टिक आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया वहां पे, ऑर्टिक आर्क पे प्रेजेंट होगी। सपोज दैट दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ब्रेन में, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ऑर्टिक आर्क पे कहीं प्रेजेंट होंगी क्या, ऑर्टिक बॉडीज दैट विल बी द कीमोसेंसिटिव फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये आप देख रहे हैं ऑर्टिक बॉडी है, इज दैट क्लियर, दिस इज ऑर्टिक बॉडी। और ये जो ऑर्टिक बॉडी है, राइट, इट विल बी वेरी सेंसिटिव फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, वैसे ही ये सिग्नल देती है, किसको सिग्नल भेजती है, ये ऑर्टिक बॉडी सिग्नल भेजती है मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा तक सिग्नल जाएगा, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे सिग्नल ले जाने के लिए एक नर्व होती है जिसको आप बोलते हैं वेगस नर्व। क्रैनियल नर्व्स आपने पढ़ी होंगी, राइट, उसका इनर्वेशन होता है इसके साथ। तो वेगस नर्व सिग्नल को लेके जाती है मेडुला ऑब्लोंगेटा तक, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, इज दैट क्लियर। वहीं अगर मैं ऑर्टिक बॉडी की बात करूं, ऑर्टिक बॉडी कहाँ होती है, ऑर्टिक बॉडी प्रेजेंट होती है, देखिए ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज दी ऑर्टिक, ये क्या है, कैरोटिड बॉडी, सॉरी ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी पे कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है, इज दैट क्लियर। ऑर्टिक बॉडी इज प्रेजेंट ऑन ऑर्टिक आर्क, इज दैट क्लियर, और सेंसिटिव फॉर दिस एंड पास द सिग्नल, ये पॉइंट भी लिखिएगा, पास द सिग्नल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा थ्रू वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के थ्रू वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को सिग्नल पास करने का काम करता है ऑर्टिक बॉडी, इज दैट क्लियर। वहीं हम बात करते हैं कैरोटिड बॉडी की। अगर बात की जाए कैरोटिड बॉडी की, कैरोटिड बॉडी कहां प्रेजेंट होती है, कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है कैरोटिड आर्टरी पे। ये मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ की है, दिस इज कैरोटिड आर्टरी, ये मैंने कैरोटिड बॉडी बना दी है, सपोज दैट यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये कैरोटिड आर्टरी है, और ये कैरोटिड आर्टरी की मैं अगर बात करूं, इसमें कैरोटिड बॉडी है, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा तक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। यहाँ पे कौन सा सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट है। और ये नर्व सिग्नल पास करता है थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये भी एक तरह की क्रैनियल नर्व है, 12 क्रैनियल नर्व्स होती है ह्यूमन बीइंग में, तो ये भी एक तरह की क्रैनियल नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तो ये जो कैरोटिड बॉडी है, राइट, दिस कैरोटिड बॉडी की लोकेशन क्या है यहाँ पे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकेशन ऑफ कैरोटिड बॉडी, सो द लोकेशन ऑफ कैरोटिड बॉडी इज व्हाट, कैरोटिड आर्टरी। It will be also chemosensitive, this is also sensitive for same, जितने भी chemosensitive एरिया हैं, कीमो रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन करते हैं, ये सारे के सारे सेंसिटिव होते हैं फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड इवन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये भी इन दोनों के लिए क्या है, सेंसिटिव है। और ये पासिस करता है सिग्नल थ्रू ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, राइट, पास द सिग्नल, लोकेशन क्या है बता दिया। और ये क्या करता है, पास दी सिग्नल, सिग्नल्स पास करता है, न्यूरल सिग्नल, सॉरी सिग्नल पास करता है यहां से, सिग्नल थ्रू दी व्हाट, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व,
तो यहां से सिग्नल पास होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा को। ये पॉइंट आपको लिखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन रेस्पिरेशन। रेगुलेशन की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज डन। ये मैंने यहाँ पे आपको न्यूरल रेगुलेशन बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको केमिकल रेगुलेशन बता दिया। इसके बाद एक टॉपिक और है, हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क, सो लिसन केयरफुली अबाउट दैट। हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क। तो यहां पे हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क क्या है? हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं और जो एट्रिया होते हैं, ब्रोंक्यूल्स में और जो एट्रिया है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या जो एल्वुलर डक्ट है, इज दैट क्लियर। तो ब्रोंक्यूल्स में जनरली यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इन ब्रोंक्यूल्स क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर जनरली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब किसी भी पर्सन का लंग्स एक्सेसिव इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, इंस्पायरेशन किया, लंग्स बिकम एक्सेसिव इन्फ्लेटेड, तो उस केस में ये स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो दीज स्ट्रेच रिसेप्टर बिकम एक्टिव। कब एक्टिव होते हैं? व्हेन लंग्स एक्सेसिवली इन्फ्लेटेड। जब लंग्स ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, लंग्स में एक्सेसिवली इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, ये पास द सिग्नल टू इनहिबिटरी सेंटर इन ब्रेन। इनहिबिटरी सेंटर इन ब्रेन में सिग्नल पास करते हैं, जिससे कि कंट्रोल दी इंस्पायरेशन। तो जनरली ये इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए बनी है, इसे आप हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, उनमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जब लंग्स एक्सेसिवली इन्फ्लेटेड हो जाता है, तब वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, और उनके एक्टिव हो जाने के बाद वो एक सिग्नल देते हैं इनहिबिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन को। और ब्रेन के इनहिबिटरी सेंटर को जब सिग्नल जाता है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के मतलब सिग्नल जाएगा इनहिबिटरी सेंटर को, तो उसकी वजह से इंस्पायरेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो जनरली ये प्रिवेंट करता है एक्सिस इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स और प्रिवेंट द एक्सिस इंस्पायरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रेगुलेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, राइट। माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।